नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इस बात की सहमति जताई है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब जो सुरक्षा बाड़ है उसको स्थानांतरित किया जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि इस बाड़ के दूसरी तरफ जो भूमि है उस भूमि तक पंजाब के किसानों की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी और वो अपनी आजीविका को और ज्यादा अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ पाएंगे। अब ये जो मुद्दा है ये पिछले कई दशकों से सीमा सुरक्षा और किसान आजीविका इसके बीच में टकराव का प्रतीक रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इस पंजाब सीमा बाढ़ वाले मुद्दे को बहुत गहराई से समझेंगे। हम बात करेंगे पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सीमा के बारे में। हम बात करेंगे कि पंजाब और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीमा है उससे पंजाब के किसानों को क्या-क्या परेशानियां होती है। इसके अलावा हमने ये जो भौतिक रूप से बाढ़ बनाए हैं, आखिरकार इस भौतिक रूप से बाढ़ को हम इस तकनीकी प्रगति के दौर में जो डिजिटल बाढ़ है या डिजिटल जो निगरानी होती है उससे स्थानांतरित क्यों नहीं कर देते। तो इन सारे मुद्दों पे आज की हमारी ये चर्चा जो है वो केंद्रित रहने वाली है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं पंजाब की जो सीमा बाढ़ है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पंजाब की जो भारत पाक सीमा है वो लगभग 532 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये रेड कलर से जो मैंने ऐसे बनाया है ये पंजाब और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, जिसकी जो दूरी है वो 532 किलोमीटर है। अब ये जो सीमा है ये कंटीली और विद्युतीकृत बाड़ यानी जो इलेक्ट्रिक फेंस होता है उससे भी बनाई गई है और कहीं कहीं पे कंटीले तार भी है। ठीक है। अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुछ मीटर अंदर है, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि कहीं 2 किलोमीटर तक ये भारतीय क्षेत्र के भीतर स्थित है। कहने का मतलब कि अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पे है तो कहीं कहीं पे बहुत अंदर करके इस बार को बनाया गया है और कहीं कहीं पे तो आप देखेंगे कि 2 किलोमीटर अंदर तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहाँ से ये 2 किलोमीटर अंदर तक करके इस बार को बनाया गया है। तो इससे नुकसान ये है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और इस बाढ़ के बीच की जो जमीन है जो पहले पंजाब के किसानों के काम आ सकती थी उस जमीन पे अब किसी का भी पहुंच नहीं है। तो इस वजह से ये जमीन अब वैसे ही पड़ती पड़ी हुई है, जिसके बारे में हालिया में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये कहा है कि इस पंजाब की सीमा में जो बाढ़ है इसको पीछे किया जाएगा। तो ये जो जमीन जो अभी किसी के भी काम में नहीं आ रही है ये जमीन पंजाब के किसानों के काम में आ जाएगी। तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ है, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ मीटर अंदर करके जो फेंसिंग की गई है उसका परिणाम ये हुआ है कि लगभग 21,500 एकड़ निजी भूमि और लगभग 10,000 एकड़ सरकारी भूमि बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में फंस गई है। अब इन भूमि का इस्तेमाल पहले हो सकता था, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए जो बाढ़ है उसको ज्यादा अंदर करके किया गया है, तो इस वजह से ये भूमि अभी फंसी हुई है, पड़ती पड़ी हुई है। तो किसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय बन चुकी है, क्योंकि अब इनको भूमि तक सीमित पहुँच है इनकी। ये जो फाटक है दोस्तों, जो सीमा है और ये जो बाड़ है, अब इस बाड़ के जो फाटक हैं, यहाँ पे कई सारे फाटक लगे होते हैं जिसके माध्यम से किसान इस क्षेत्र में लिमिटेड तौर पे आ जा सकते हैं। तो ये जो फाटक है, ये फाटक आप देखेंगे कि केवल निर्धारित समय पे ही खुलते हैं, कि निर्धारित दिनों पर ही खुलते हैं। उसके अलावा एक दिन में सीमित संख्या में इसके अंदर किसान जा सकते हैं, सीमित संख्या में इसके अंदर ट्रैक्टर जा सकते हैं और जब ट्रैक्टर जाते हैं तो ट्रैक्टर के साथ 2 बीएसएफ किसान गार्ड का जाना भी अनिवार्य है। तो ये जो भूमि है 21,500 एकड़ की और 10,000 एकड़ की जो भूमि है, तो वो भूमि उस पे अब जो किसान है पंजाब के उनकी सीमित पहुंच हो जाती है। इसके अलावा किसानों के सामने एक समस्या ये भी है कि उत्पादकता पर उनका बहुत असर पड़ता है, उनकी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इस अगर भूमि में खेती की जाएगी तो मशीनों का सीमित उपयोग हो सकेगा। इसके अलावा चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील एरिया है तो यहाँ पे फसल परिवहन में भी देरी हो जाती है। इससे समयबद्ध कृषि कार्य है वो बाधित हो जाता है और इससे किसानों की उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो दूसरी समस्या तो ये है। तीसरी समस्या आप ये देखेंगे कि चूंकि ये संवेदनशील एरिया है तो इसलिए यहाँ पे रोजाना जांच पड़ताल काफी ज्यादा होती है और किसानों में यह भावना पैदा होती है कि उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है। तो ये जो पूरी समस्या है इससे गरिमा और विश्वास का प्रश्न भी किसानों के संदर्भ में खड़ा होता है। तो ये 3-4 समस्याएं आप देखेंगे पंजाब के किसानों के लिए बनी है। तो सवाल ये उठता है आखिरकार ये सीमा बाढ़ क्यों बनाई गई थी? अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भी हम ये जो बाढ़ है वो बना सकते थे, लेकिन हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इतने अंदर बाढ़ बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो दरअसल 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद काफ़ी बढ़ गया था, हथियारों की तस्करी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, इसके अलावा घुसपैठ काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, तो आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के उद्देश्य से 1988 में इस सीमा बार को बनाया गया था।
अब जब इस सीमा बाढ़ को बनाया गया तो प्रारंभ में विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जिस तरीके का माहौल पंजाब में था, तो अगर कोई असहमति जताता तो उसे सुरक्षा विरोधी माना जाता। इस वजह से प्रारंभ में इस कदम का कोई भी विरोध नहीं किया गया। अब ये जो कदम बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से इतने अंदर आके जो फेंसिंग की गई, उससे अभी प्रभावित जिलों की बात करें तो पहले 3 जिले प्रभावित थे, अब पंजाब के 6 नए जो 6 जिले हैं, वो इस अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सबसे पहला गुरदासपुर है, फिर अमृतसर है, फिरोजपुर है, तरन तारन है, फाजिल्का है और पठानकोट है। तो ये 6 ऐसे जिले हैं जो कि इस सीमा की वजह से प्रभावित हैं, और इन 6 जिलों के किसानों को इस क्षेत्र में जो भूमि है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जो बाढ़ बनाया गया है, इसके बीच की भूमि की जो पहुंच है, उस भूमि तक पहुंच इनकी जो है वो सीमित हो जाती है। इसके अलावा इस संबंध में कपूर समिति को बनाया गया था, जिसने 1986 में अपनी सिफारिश दी थी। इसके अध्यक्ष आप देखेंगे एसएल कपूर थे, जो तत्कालीन पंजाब के मुख्य सचिव थे। इन्होंने ये सिफारिश की कि बाढ़ के उस पार भूमि वाले किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए, यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाढ़ के बीच में ये जो भूमि है, इस भूमि पे जिस भी किसान की ये भूमि है, उस किसान को एक क्षतिपूर्ति दिया जाए, और 1988 में 2500 रुपए प्रति एकड़ असुविधा भत्ता की बात इस एसएल कपूर समिति ने की थी। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि जिस भुगतान की बात इस समिति ने की थी, उस भुगतान को नियमित रूप से किसानों को नहीं प्रदान किया गया, साथ ही साथ इसको वार्षिक रूप से भी सुनिश्चित नहीं किया गया। तो इस तरीके से कपूर समिति ने जो सिफारिशें दी वो काफी अच्छी थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से आप देखेंगे जो भुगतान है वो नियमित रूप से नहीं हो पाया, और किसान हैं उनको अभी भी एक मौद्रिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद सवाल ये उठता है दोस्तों कि किसान का तर्क ये है कि हम जो सुरक्षा परिदृश्य है उसमें काफी ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। आज सीमा सुरक्षा केवल बाढ़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई सारे आधुनिक साधन भी उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जा सकती है। जैसे ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा सकती है, सेंसर्स के माध्यम से निगरानी की जा सकती है। आज हम थर्मल इमेजिंग में केपेबल हैं, बेहतर बीएसएफ की तैनाती करके भी हम सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रख सकते हैं। तो इसलिए किसानों का तर्क ये है कि जो बाढ़ का मौजूदा फेंसिंग है वो काफी पुराना हो चुका है, तो ऐसे में इस फेंसिंग को हटा देना चाहिए। लेकिन हटाने में कई बार समस्याएं पैदा होती है। तो आपके मन में ये सवाल आना भी चाहिए कि अगर जब हम तकनीकी रूप से इतनी प्रगति कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अभी तक बाढ़ को क्यों नहीं खिसकाया गया। तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण आपको प्रशासनिक देखने को मिलेगा, दूसरा इसके पीछे का राजनीतिक पहलू है। प्रशासनिक कारण में आप समझे कि बाढ़ लगभग 40 वर्ष पुरानी है। अब अगर इसको स्थानांतरित किया जाएगा तो पुरानी बाढ़ को हटाना पड़ेगा, और नई बाढ़ के लिए काफी ज्यादा मात्रा में खरीद करना पड़ेगा और निर्माण भी करना पड़ेगा, जिसकी लागत काफी ज्यादा है, और जिसको करने में समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो चूंकि ये जो बाढ़ है इसको खिसकाना एक बहुत ही समय साध्य प्रक्रिया है, बहुत एक उच्च लागत वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको नहीं खिसकाया गया अभी तक। दूसरा इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर इस मुद्दे का चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है। 2023 में भी ये घोषणा हुई थी कि ये जो बाढ़ है इसको खिसकाया जाएगा, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो पंजाब में राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को चुनाव में उठाती रहती हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी वास्तविक अमल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पूरा का मुद्दा है, ये आपको कई सारे विषयों पे ध्यान खींचता है। ये आंतरिक सुरक्षा और मानव सुरक्षा के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। साथ ही साथ ये मुद्दा ये दर्शाता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की अनदेखी की जाती रही है। इसके अलावा ये मुद्दा हमारा ध्यान इस तरफ भी खींचता है कि हमें हार्ड सिक्योरिटी से स्मार्ट सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। हम जिस तरीके से तकनीकी प्रगति कर रहे हैं, उस तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा के संदर्भ में करना चाहिए, और जिस भूमि तक अभी तक पंजाब के किसानों की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उस भूमि तक इन किसानों की पहुंच को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये उनके आजीविका का मामला है। और ये आजीविका का जो साधन है, ये आजीविका जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, अंडर आर्टिकल 21। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पहलुओं को समझते हुए आगे का रास्ता क्या अपना सकते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, उन सेंसिटिव क्षेत्रों को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में हम चरणबद्ध तरीके से बाढ़ को स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल निगरानी कर सकते हैं, और हम स्मार्ट फेंसिंग कर सकते हैं, ना कि भौतिक रूप से इतने बड़े फेंसिंग को। इसके अलावा हम वार्षिक या फिर कानूनी रूप से एक सुनिश्चित मुआवजा
उन किसानों को दे सकते हैं जिन किसानों की भूमि उस क्षेत्र में फंसी हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाढ़ के बीच में है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ किसान और बीएसएफ समन्वय तंत्र को भी स्थापित किया जा सकता है ताकि किसान और बीएसएफ के बीच में एक समन्वय हो और फिर ये दोनों मिलकर इन क्षेत्रों में किस तरीके से खेती को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है उस पर एक कर सके, एक कंसेंसस पे आ सके। साथ ही साथ जो सीमा क्षेत्र हैं उनमें से कुछ विशेष क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र भी घोषित किया जा सकता है। तो इन सारे कदमों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष ये है कि पंजाब की जो सीमा बाढ़ का मुद्दा है केवल एक तकनीकी सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, ये किसान के सम्मान की बात है। ये हमारे देश में संघवाद के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये जो मुद्दा है ये हमारे देश की आधुनिक सुरक्षा सोच की परीक्षा का भी प्रतीक है, क्योंकि हम आधुनिकता के दौर में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम आधुनिकता के कई पैमानों पे बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो फेंसिंग है ये फेंसिंग वर्तमान समय में इस तकनीकी युग में थोड़ा सा अप्रासंगिक हमें दिखता है, इररिलेवेंट दिखता है। तो किसानों का भी यही तर्क है कि अब सीमा सुरक्षा का जो परिदृश्य है वो काफी बदल चुका है। तो हमें आधुनिकता को अपना के जो जमीन फंसी हुई है उस जमीन को पंजाब के किसानों की आजीविका के लिए बहाल करना चाहिए। तो हमें ये कह सकते हैं कि अगर हम तकनीक और नीति का संतुलित उपयोग करें तो सीमा भी सुरक्षित रह सकती है और किसान भी हमारे देश में सशक्त हो सकते हैं, और उसके लिए हम इन सारे कदमों का सहारा ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस सेशन में आपने पंजाब सीमा बाढ़ के स्थानांतरण का जो मुद्दा है उससे जुड़े सभी पहलुओं को समझा होगा। साथ ही साथ इस मुद्दे पे हमारे सरकार का क्या रुख है, इस मुद्दे पे किसानों का क्या तर्क है, ये भी आपने समझा होगा। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। राहुल शर्मा करंट अफेयर्स के नाम से ये चैनल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक के साथ।